नमस्कार, जीटीपीएल न्यूज 24 में आपका स्वागत है। मैं पिंकी खानोरकर। खबरों से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिकल सेल पीड़ित बच्चों को परीक्षा में दिए जाएंगे 20 मिनट अतिरिक्त। सिकल सेल ग्रस्त बच्चों के हित में सरकार की काबिले गौर पहल। पांचपावली के महिला बाल रुग्णालय में बरती जा रही लापरवाही का सामने आया नमूना। गर्भवती महिला को नहीं लिया गया अस्पताल में भर्ती। गंगा जमुना बस्ती में बंद हुआ देह व्यापार। वारांगनाओं ने लगाई पुनर्वसन की मांग। कहा, व्यापार के बंद होने से आन पड़ी है भुखमरी की नौबत। और अब खबरें विस्तार से। सिकल सेल पीड़ित बच्चों की तकलीफों पर ध्यान देते हुए सरकार की ओर से 10वीं और 12वीं कक्षा में बोर्ड की परीक्षा के लिए 20 मिनट ज्यादा मिलने का प्रावधान किया गया है। सिकल सेल सोसाइटी ऑफ इंडिया के प्रयासों से 10वीं और 12वीं कक्षा में पढ़ने वाले सिकल सेल ग्रस्त बच्चों को अब बोर्ड परीक्षा में 20 मिनट ज्यादा मिलने वाले हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष का कहना है कि सिकल सेल बीमारी से ग्रस्त बच्चे सामान्य बच्चों की तरह तंदुरुस्त नहीं होते, ना ही वो सामान्य बच्चों की तरह लिख पाते हैं। इसीलिए उन्हें ज्यादा समय दिया जाए। बोर्ड की तरफ से अपंग व्यक्ति को सुविधा दी जाती है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए सोसाइटी ने इस मुद्दे को उठाया था। अच्छा, ज़्यादा वर्तमान परिस्थिति में ऐसी एक मुझे जो बोर्ड से पता चला है कि बच्चों ने जिसको भी सिकल सेल डबल-एस है, जो रोगी है, उसने सिविल सर्जन से प्रमाण पत्र लेना चाहिए और एक अर्जी द्वारा कि मुझे हर 1 घंटे के पीछे 20 मिनट की जो सरकार की सुविधा है वो सुविधा मुझे मिले, इस प्रकार का एक निवेदन देके हेडमास्टर से मिले, उसके पास जमा कर दे। वो 2 फरवरी उसका लास्ट डेट है। उसके बाद हेडमास्टर साहब बोर्ड में जाएंगे, जितनी एप्लीकेशन उस स्कूल में जमा हुई है, और बोर्ड से उसको अप्रूवल करेंगे। अप्रूवल आ जाने के बाद फिर वो जो विद्यार्थी है जिन्होंने अप्लाई किया है उनको बुलाकर वो एक्स्ट्रा उसको प्रवेश पत्र दे देगा, तो उसको वो सुविधा मिलना चालू हो जाएगा। सिकल सेल बीमारी को लेकर सरकार अनेकों प्रयास कर रही है। ऐसे में इन बच्चों को बोर्ड परीक्षा में दिए जा रहे 20 मिनट इन सिकल सेल ग्रस्त बच्चों के लिए एक उम्मीद की किरण बनेगी। बहरहाल देखना अब यह होगा बच्चे इस अवसर का किस तरह फायदा लेते हैं। कैमरा पर्सन सुशांत के साथ प्रकाश शुक्रवार की न्यूज जीटीपीएल न्यूज 24 के लिए। स्टार प्रवाह पर 5 फरवरी से शुरू होने जा रही मराठी धारावाहिक प्रीति परी तुझवरी के प्रमोशन के लिए इस धारावाहिक के कलाकार जीटीपीएल न्यूज 24 के ऑफिस पहुंचे। इस मौके पर जीटीपीएल न्यूज 24 के एडिटर सनी बोंगाने ने सीरियल की मुख्य भूमिका निभा रही संचिता कुलकर्णी का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। तो वही सीरियल में अभिनेता की भूमिका निभाने वाले डॉक्टर संकेत भोसले का स्वागत जीटीपीएल न्यूज 24 के प्रोग्रामिंग हेड रघुवीर कुलकर्णी ने किया, जहाँ इस सीरियल में निभाए गए अपने किरदार पर इस दोनों ने रोशनी डाली। स्टार प्रवाह या चॅनलवरील नुकतीच लगेच सुरू होणारी मालिका आहे प्रीती परी तुझ्यावरी। तर यातील कलावंत आज आपल्या समक्ष आहे आणि आपण त्यांच्याशी या मालिकेबद्दल जाणून घेऊया आणि त्यांच्या अभिनयाबद्दलही जाणून घेऊया। तर त्यांची नावे आहेत संचिता कुलकर्णी आणि संकेत भोसले। तर आपण प्रथम संचिता कुलकर्णीला विचारूया की तिची भूमिका काय आहे, कारण ती डबल रोल मध्ये आहे आणि फारच इंटरेस्टिंग भूमिका आहे तिची। तर ती नक्कीच आपल्याला खूप काही सांगेल त्याच्याबद्दल। हे बरं केलंस तू की तू बोललीस खूप काही, कारण की मला घरी आल्यावर असं होतं की मी किती बोलू आणि काय, आणि इतकं गरम पाणी पित आली मी, कारण माझा घसा पूर्ण बसलाय। पण मला ऑफकोर्स, कारण की मी नागपूरकरांमधलीच एक नागपुरी मुलगी आहे, त्यामुळे मला माझ्या घरच्यांना म्हणजे माझ्या अख्ख्या नागपूरला भरपूर काही सांगायचे। तर आमची नवीन मालिका येते प्रीती परी तुझवरी 5 फेब्रुवारी पासून 7 वाजता स्टार प्रवाहावर, आणि तुम्ही सगळे नक्की बघा, कारण खूपच मस्त ही मालिका आहे। टिपिकल जो एक सास बहू ड्रामा असतो तसं काही अजिबात आमच्या सिरियलमध्ये नाही आहे। आणि तुम्हाला आपल्या नागपूरला कसं तरी पोहे, त्याच्यानंतर सावजी, संत्रा बर्फी, असे सगळे मस्त फ्लेवर्स तुम्हाला आम्ही आमच्या मालिकेतनं देणार आहोत, त्यामुळे नक्की बघा। आणि माझ्या भूमिकेबद्दल सांगायचं म्हणजे मी डबल रोल करते, आणि पहिल्यांदा असं मराठी टेलिव्हिजनमध्ये होतं आहे की डबल रोल किंवा जुळ्या बहिणींची ही कथा आहे, तर असं पहिल्यांदा अशी काही सिरियल येते, त्यामुळे खूप मस्त आहे आणि माझ्यासाठी अतिशय चॅलेंजिंग आहे, कारण मराठीत डेब्यू सिरियल आणि त्यात पण डबल धमाका, त्यामुळे मी तशीच फुल ऑन एक्साइटेड आहे आणि तुम्हाला ते लक्षात येत असेल तर नक्की बघा। आणि बाकी मग पुढे कसं काय 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 होतं ते तुम्हाला कळेलच, पण प्रीती आणि परी अशा माझ्या 2 भूमिका मी साकारते। त्यात दोघी जुळ्या बहिणी आहेत
आयडेंटिकल ट्विन्स आहेत, त्यामुळे फक्त एकसारख्या दिसतात. बाकी त्यांच्यात काहीच असं सेम नाही आहे. त्यांचं वागणं, बोलणं, कपडे घालण्याची पद्धत हे सगळंच वेगळं आहे. फक्त एक कॉमन पॉईंट आहे. सो तो कॉमन पॉईंट इकडे अगदी माझ्या बाजूला बसलाय. सिद्धू हा आमच्यातला कॉमन पॉईंट आहे आणि आता पुढे कसं काय होतं हे त्याच्यासाठी तुम्हाला मालिका बघायला पाहिजे. नक्कीच तू 2 भूमिका करतेस तर ते आव्हानात्मकच असणार तुझ्यासाठी. तर तू नेमकी काय तयारी केली, कसं केलंयस तू? तयारी म्हणजे मी असं काही खूप की कोणाला आपण आयडल म्हणून खूप होमवर्क वगैरे असं काही मी केलं नाहीये. कारण आपल्या फिल्म इंडस्ट्रीतले आहेत दिग्गज ज्यांनी आधी अशा भूमिका केल्या आहेत, डबल रोल वगैरे. पण मला असं होतं की मला प्रीती आणि परी दोन्ही त्या भूमिका आपल्या तऱ्हेने कलर करायच्या होत्या, रंगवायच्या होत्या. त्यामुळे असंच मी होमवर्क नाही केलंय. बस आने दो और कर लो अशा टाईपचं मला ते करायचंय. छान, नक्की छान. आणि सिद्धू तुझी भूमिका आहे त्यात आणि तू दोघींना फेस करतोय, तर तुला ते आव्हानात्मक असं म्हणजे तू काय ही असं काहीतरी गोंधळ होतोय तुझा, तर ते काय कसं काय केलंय तू या मालिकेमध्ये? ॲक्च्युली हा रोल सिद्धू म्हणून एका कॅरेक्टरचा आहे जो मी करतोय. आणि प्रीती परी दोन्ही मुली त्याच्या प्रेमात पडल्या आहेत. पण सिद्धूला हे नेमकी कळत नाही की प्रीती प्रेमात पडले का परी प्रेमात पडले, कारण दोघी एकसारख्या दिसतात. आणि त्यातून एवढं कन्फ्युजन आहे की प्रीतीला जे बोललोय ते परीला नाही बोललोय, परीला जे बोललोय ते प्रीतीला नाही बोललोय, प्रीतीला बोललोय ते परीला कळू द्यायचं नाही, परीला बोललोय ते प्रीतीला कळू द्यायचं नाही. अशा काय काय गोष्टी घडणार आहेत आणि ते फुल ऑन धमाका आणि फन असणार आहे. तर नक्की आठवणीने बघा प्रीती परी तुझवरी 5 फेब्रुवारीपासून संध्याकाळी 7 वाजता स्टार प्रवाह चॅनलवर. आणि हां, जर तुमच्या केबल ऑपरेटरकडे स्टार प्रवाह चॅनल नसेल तर तुम्ही त्वरित फोन करा आणि त्याला रिक्वेस्ट करा की प्लीज स्टार प्रवाह 5 फेब्रुवारी पहिले तू लावून घे आणि आम्हाला प्रीती परी तुझवरी सिरियल बघायची आहे. थैंक यू सो मच. आम्बेडकर राइट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से बुद्धि और समता, न्याय और लोगों का बजट कैसा हो, इस विषय को लेकर बुधवार को धरना प्रदर्शन किया गया. मेडिकल चौक में बुधवार को अम्बेडकराइट पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से लोगों का बजट 2015-2016 कैसा हो, इस विषय को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि इससे पहले भी देश के करीब 300 जिलों में बजट को लेकर देशव्यापी आंदोलन किया जा चुका है. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कहा कि हर साल 5.5 लाख करोड़ रुपए का टैक्स सरकार पूंजीपतियों का छोड़ देती है. साथ ही इसके स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, संपत्ति और सामाजिक सुरक्षा, यह ऐसी सार्वजनिक नीतियां हैं जो इस वजह से नहीं हो पा रही है और विषमता और गरीबों में लोग जीने को मजबूर हो रहे हैं. इस बारे में प्रदर्शनकारियों ने सामाजिक विषमता की भी बात कही. आज का जो जन आंदोलन है वो अम्बेडकर पार्टी ऑफ इंडिया की ओर से हिम्मत विजय मानकर सर के मार्गदर्शन में हम यहाँ मेडिकल चौक नागपुर में कर रहे हैं. इसका जो विषय है वृद्धि एवं समता और न्याय के लिए लोगों का बजट जो 2015-16 का बजट कैसा होना चाहिए, इस विषय पर हम ये जन आंदोलन कर रहे हैं. इसके पहले 15 जनवरी 2015 को हम ये जन आंदोलन पूरे देश में 300 जिले में कर चुके हैं और आज जो है नागपुर में तीसरा जन आंदोलन कर रहे हैं. हम देश की जनता को ये दर्शाना चाहते हैं कि देश में क्या क्या खामियां हैं, ये बजट में क्या क्या खामियां हैं, ये हम देश की जनता को बताना चाहते हैं. तो 4 प्रकार की खामियां जो है वो देश के आर्थिक सामाजिक समस्याएं जो है भारत में है. पहली है आर्थिक वृद्धि के साथ सामाजिक एवं मानवीय विकास का अभाव. दूसरा है जाति आधारित सामाजिक आर्थिक विषमताएँ. तीसरा है भूख, गरीबी और महंगाई. चौथा जो है सभ्य समाज अनुरूप उच्च जीवन स्तर के साथ पर्यावरण अभिमुख विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट का अभाव. और बजट में जो खामियां है उसमें जो प्रथम खामी है कि हर साल जो गवर्नमेंट जो है करीब 5.5 लाख करोड़ का जो है टैक्स छोड़ देती है. तो ये टैक्स किसका छोड़ती है? ये जो पूंजीपति जो लोग हैं उसका टैक्स जो है गवर्नमेंट छोड़ती है. और इसका जो वित्तीय जो संसदीय वित्तीय जो समिति है उसके मतानुसार, उसके रिपोर्ट के अनुसार 10 लाख के ऊपर जिसका इनकम है ऐसे करीब 50% जो लोग हैं वो टैक्स नहीं भरते. 20 लाख के ऊपर जिनका आय है वो भी लोग टैक्स नहीं भरते. और जब भी सरकार कुछ बजट बनाती है, पेश करती है, तो लोगों को कुछ लुभावने स्लोगन के साथ पेश करती है. जैसे कि कुछ जो घरेलू चीज़ें हैं या उत्पादक उसकी कुछ रेट कम करती है, कुछ उसका कीमत कम करती है.
जिससे जनता खुश होती है और पिछले दरवाजे से जो पूंजीपतियों को जो है वो अपना लाभ पहुंचाती है। वैसे दूसरा जो समस्या है, टैक्स जीडीपी रेशियो जो है 25% चाहिए, वो अभी कम है और इसकी वजह से जो स्वास्थ्य, आवास, निवास, रोजगार पे जो पैसा खर्च होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। इसलिए जो है जो कर प्रणाली है, टैक्सेशन सिस्टम जो है वो प्रोग्रेसिव न होते हुए रिग्रेसिव है और इसके साथ ही जो शेयर्स है, बॉन्ड्स है, सोना है और जो धार्मिक संपत्ति जो है, मंदिरों में जो संपत्ति है उस पर टैक्स नहीं लगाया जा रहा है। उस पर हमारा ऐसा कहना है कि 30 से 40% जो टैक्स लगाना चाहिए और वो जो पैसा है बहुजन समाज के स्वास्थ्य, आवास और विकास के लिए खर्च होना चाहिए। सरकार जो है पिछले साल सरकार ने सिर्फ 6.5% जो बजट का SC, ST, OBC, DT और रिलीजियस माइनॉरिटी के लिए खर्च किया था। 85% बहुजन समाज होने के बावजूद भी उनके लिए पूरे 113 लाख के बजट में सिर्फ 6.5% जो का प्रावधान किया था। हमारी ऐसी मांग है कि 30 से 40% जो है इनके लिए भी उसका प्रावधान करना चाहिए और इसका जो समाधान जो है अम्बेडकराइट अर्थशास्त्र के आधार पर इसका समाधान जो है हम भारत में लाना चाहते हैं। तो पहला समाधान जो है सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, आवास, रोजगार, संपत्ति या सामाजिक सुरक्षा के सार्वजनिक रूप से उसका कार्यान्वयन हो। उसमें गरीबी, भूखमरी, असाक्षरता, बेरोजगारी जो है 5 से 10 साल में कम होना चाहिए। महंगाई जो है बिचौलियों की वजह से बढ़ती है और गलत मांग और वितरण की जो प्रणाली है उसको ठीक किया जाए। सामाजिक सेवाओं पर 30 से 35% का जो बजट है वो खर्च किया जाए। निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू किया जाए और जो निजी कंपनियां, जो सरकारी क्षेत्र की जो कंपनियां उसका निजीकरण किया जा रहा है वो न हो और अगर करने की ज़रूरत अगर है तो उस पर बहुजन समाज को आरक्षण होना चाहिए। सरकारी और आर्थिक सेवाएं जो अभी श्रम केंद्रित है, लेबर इंसेंटिव नहीं है, वो कैपिटल इंसेंटिव है कि उसको लेबर इंसेंटिव करना चाहिए और हर साल करीब 1 करोड़ का जो है रोजगार देश में उपलब्ध होना चाहिए। सकल घरेलू उत्पाद और कर का जो रेशियो है वो 25% तक जो बढ़ाना चाहिए, जो अभी सिर्फ 15.5% है और सेंट्रल गवर्नमेंट का सिर्फ 10.6% है। कर्ज छूट, कर्ज माफी और धार्मिक संपत्ति जो है उसका हस्तांतरण गैर कानूनी रूप से होता है और काला बाजारी को बढ़ावा मिलता है। सरकार जो है करंट अकाउंट के माध्यम से गलत तरीके से देश के बाहर संपत्ति जो भेजी जाती है उस पर रोक लगाना चाहिए। करीब 27 लाख करोड़ की जो संपत्ति है देश के बाहर जाती है। ये जो संपत्ति है काले धन के अलावा, हवाला के अलावा की संपत्ति है, इस पर रोक लगानी चाहिए और सरकार जो भी बजट पेश करती है उसका मूल्यांकन होना चाहिए। उसका जो मूल्यांकन है इक्वालिटी अटेनमेंट इंडेक्स और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के आधार पे होना चाहिए कि वो बजट के माध्यम से मानव का कितना विकास हुआ है इसके आधार पे होना चाहिए। जय भीम, जय प्रभुत्व। देश के बजट को लेकर यह प्रदर्शन किया गया, जिससे कई खामियां इन प्रदर्शनकारियों की ओर से निकाली गई। साथ ही इसके इन लोगों ने कुछ सुझाव भी सरकार को दिए हैं। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ शमानंद ताड़ी की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए। नागपुर से 35 किलोमीटर दूर वाकी में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है, जिसमें 16 साल के बच्चे को जंजीरों से बांधकर रखा गया है। वाकी के संत ताजुद्दीन बाबा की दरगाह में एक अजीबोगरीब मामला देखने को मिला है, जिसमें 16 साल के सौरभ नामक बच्चे को उसके ही परिजनों ने जंजीरों से बांधकर रखा। उनका कहना है कि पिछले महीने 26 तारीख को सौरभ जब सुबह उठा तो उसने बड़बड़ाना शुरू कर दिया। एक दिन बीत जाने पर परिवार को लगा कि बच्चा ठीक हो जाएगा। उस दिन से सौरभ ना तो किसी को पहचान रहा है, ना ही किसी से ढंग से बात कर रहा है। उसे कुछ पूछने पर बस वह गाली गलौज करता है। सौरभ के पिता ने बताया कि सौरभ सिर्फ 7वीं कक्षा तक पढ़ा है, जिसके बाद उसने स्कूल छोड़ दिया। काय नाव आहे त्याचं? सौरभ आनंद लखने। तर या सौरभला किती दिवसापासून चाललं? 26 तारखेपासून। काय झालं, काय घटना काय झाली ती? घटना म्हणजे आम्हाला असे बडबड करताना आढळला तो, तर आम्हाला वाटलं की मित्रासोबत दारू पिला असेल असं वाटलं, पण दुसऱ्या दिवशी तो झोपून उठल्यानंतर बी तसंच करायचा। अच्छा, मग काय करत? त्यासाठी आम्ही थोडा बाहेरचे कोणी गणेश म्हणून दर्गा आहे त्याच्यापर्यंत नेलं होतं आम्ही। त्याने आम्हाला सांगितलं की काही खाण्यापिण्यात दिलं आहे बा।
पण तिथं पण त्याला आराम लागला नाही. त्याच्यानंतर आम्हाला घराजवळचा एक व्यक्ती आहे विक्की नावाचा, त्याने आम्हाला वाकीचे सांगितलं तर आम्ही वाकीत घेऊन आलो. अच्छा. आणि मग हा ते शाळेत वगैरे जातो का? शाळा नाही, 4था वर्ग शिकलेला आहे. अच्छा. आणि हा मेवामध्ये जायच्या कामाला तो नेवमध्ये कामाला जातो? हो. कशाचं काम करत होता? सफाई करायच्या. सफाई करत होता. किती वर्ष काम केले आणि तिथे? नाही, फक्त 20-25 दिवस केले. अच्छा. आणि त्याच्या पहिले घरीच राहायचे मी. घरीच होता? हो, घरीच. कामाला याच्या आधी कुठेच नाही गेला? नाही. तुमच्या फॅमिलीमध्ये असं काही आहे? नाही, आमच्या फॅमिलीमध्ये कोणालाच नाही. नाही, काही नाही. मग तुम्ही डॉक्टरकडे नेलं होतं याला? हो, डॉक्टरकडे नेलं होतं दवाखान्यामध्ये? पागलखाना हॉस्पिटलमध्ये. हां. काय म्हणायचं? त्यांना OPD मध्ये दाखवलं त्यांना आणि इंजेक्शन दिलं आणि गोळ्या दिल्या महिनाभराची. सौरभ के पिता ने आगे कहा कि सौरभ की तबीयत खराब हो जाने के बाद उसे पागल खाने के अस्पताल में भी दिखाया था, मगर डॉक्टर ने सिर्फ एक इंजेक्शन लगाकर गोलियां दी थी, जिससे सौरभ की तबीयत कुछ खास नहीं सुधरी. उन्होंने कहा कि तबीयत बिगड़ने के बाद सौरभ ने 20 दिनों तक खाना खाया ही नहीं, मगर अब वो खाना तो खा रहा है, मगर उसकी तबीयत अब भी वैसे ही है. बहरहाल सौरभ के माता पिता सौरभ की तबीयत ठीक होने की राह देख रहे हैं. गौरतलब रहे कि भारत देश 21वीं सदी में चांद और मंगल पर जाने की बात कर रहे हैं, मगर आज भी कुछ लोग अंधश्रद्धा में फंसे हुए हैं, जो इस तरह के मामलों में विज्ञान का सहारा लेने की बजाय सिर्फ बाहरी उपचार का सहारा लेते हैं. कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ प्रकाश शुंकलवार की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए. ऑनलाइन सिस्टम के बाद वाहन धारकों को लाइसेंस के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन RTO ने गुरुवार से नया स्टॉल शुरू करने का निर्णय लिया है. ऑनलाइन सिस्टम के बाद वाहन धारकों को लाइसेंस के लिए काफी इंतजार करना पड़ रहा है, लेकिन RTO ने गुरुवार से नया स्लॉट शुरू करने का निर्णय लिया है. इसमें अतिरिक्त 63 परमानेंट लाइसेंस बनाए जाएंगे. अब तक 60 ही परमानेंट लाइसेंस बनते थे. उपरोक्त नए स्लॉट के कारण रोज 123 परमानेंट लाइसेंस बनाए जाएंगे. नागपुर शहर, शहर पूर्व और ग्रामीण RTO में रोजाना सैकड़ों लोग लर्निंग लाइसेंस और परमानेंट लाइसेंस बनाने आते हैं. गत कुछ माह तक दोनों प्रक्रिया के लिए वाहन धारकों की RTO में आना पड़ रहा था. फॉर्म भरने से लेकर कतार में लगकर नंबर लगाने तक का काम एक लंबी प्रक्रिया के माध्यम से किया जा रहा था. इसके बाद RTO की ओर से लर्निंग लाइसेंस बनाने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया आरंभ की गई. अच्छा प्रतिसाद देखने को मिला. अब तक रोज लर्निंग 90 और परमानेंट 60 ही लाइसेंस बनने से वाहन धारकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. वैसे भी मार्च तक लोगों को बुकिंग नहीं मिल रही है. ऐसे वाहन धारकों को राहत देने के उद्देश्य से 63 परमानेंट लाइसेंस का कोटा बढ़ा दिया गया है. एक्चुअली 1 दिसंबर से हमने परमानेंट लाइसेंस के लिए ये ऑनलाइन अपॉइंटमेंट जारी किया था और उसके पहले करीबन 1 अगस्त से लर्निंग लाइसेंस के लिए हमारे पास कुछ कर्मचारियों की कमी थी, अधिकारियों की. कुछ अधिकारी आए नहीं थे, इसीलिए एक ही आदमी को लाइसेंस, लर्निंग, परमानेंट और बाकी काम करना पड़ते थे. इसलिए उसको एक लिमिटेशन दिया था, जैसा कि 60 का लिमिटेशन दिया था. कुछ दिनों से ऐसा देखा गया है कि लोग लर्निंग लाइसेंस लेने के बाद जब परमानेंट के लिए बुकिंग को जा रहे थे तो उनको बुकिंग नहीं मिल रही थी. हम लोगों ने काफ़ी उसके लिए हमारे ट्रांसपोर्ट कमीशन ऑफिस को लिखा पड़ी की, तो उन्होंने बताया कि नहीं, कुछ दिनों में आपके पास नए आदमी आ जाएंगे, उसके बाद आप ये स्लॉट बढ़ा सकते हैं. तो फिर कल हमारे तरफ एक नए इंस्पेक्टर यहाँ पे ज्वाइन हुए. उसके बाद कल से हमने ये स्लॉट बढ़ा दिया है. ऑनलाइन प्रक्रिया करने की वजह से वाहन चालकों को काफी सहूलियत मिल रही है. RTO की ओर से स्लॉट बढ़ाने की वजह से निश्चित ही आवेदकों को ज्यादा दिन तक लाइसेंस के लिए रुकने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ क्षमानंद ताड़े की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए. पांचपावली स्थित महिला और बाल रुग्णालय के लापरवाही बरतने का मामला सामने आया है, जिसमें उपचार के लिए अस्पताल में आई एक गर्भवती महिला को अस्पताल के कर्मचारियों ने कई घंटों तक इंतजार करने के बाद बिना दाखिल किए ही वापस भेज दिया. नागपुर महानगर पालिका की ओर से संचालित महिला और बाल रुग्णालय में आए दिन मरीजों के साथ लापरवाही करने की घटनाएं सामने आ रही है, जिसका ताजा उदाहरण गुरुवार को देखने को मिला, जहां अस्पताल में दाखिल होने आई गर्भवती महिला को अस्पताल के कर्मचारियों ने दाखिल करने से मना कर दिया, जिसके बाद गंभीर हालत में इस महिला को डागा रुग्णालय भेज दिया गया. लेकिन डागा अस्पताल के कर्मचारियों ने भी इस महिला को एडमिट न करते हुए मेडिकल अस्पताल भेजने की सलाह दी.
इस मामले में समाज सेवी महिला ने बताया कि अस्पताल के कर्मचारियों के मुताबिक उनके अस्पताल में स्टाफ की कमी होने के चलते यहाँ मरीजों को दाखिल करने में दिक्कतें आती है। मीरा जयस्वाल नावाची एक महिला इथं पेशंट सकाळी 7:30ला आल्यानंतर इथं डॉक्टर उपलब्ध नाही होता, तर इथल्या सिस्टरनं त्याला चेकअप न करता डॉक्टरला न बोलवता त्याला मेवोला डागाला पाठवल्यानंतर त्याला डागामनी कम से कम 9:45पर्यंत त्या पेशंटला तिथं ॲडमिट नाही केलं। त्याच्यानंतर त्याला ॲडमिट केल्यानंतर त्या पेशंटची हालत खराब झाली, आता त्याला मेवोला रेफर करत आहे। आता इथं आम्ही इन्क्वायरी काढल्यावर इथले डॉक्टर म्हणतात का इथे स्टाफ कमी असल्यामुळे ते स्टाफवर ढकलत आहे की आमच्याकडे स्टाफ नाही, नाईट सकाळी डॉक्टर लात नाही आणि ते सर्व दुसऱ्यावर ढकलत आहे, इथले असे डॉक्टर म्हणतात। तर पेशंटनं कुठे जावं, एवढा सकाळी इमर्जन्सी पेशंट आला आणि कधी कोणाचं काही झालं आणि तो अशा हालतमध्ये 2 व्हीलरवर पाडलेलं, हां अशा कंडिशनमध्ये त्या पेशंटला ना ॲम्ब्युलन्स देता ना काही, त्याला डायरेक्ट 2 व्हीलर त्या नेऊन त्या पेशंटची हालत अजून खराब झाली। मी संजय तरारे प्रभाग 12चा अध्यक्ष। समाज सेवी महिला के अनुसार इस अस्पताल में बरती जा रही लापरवाही का ये कोई पहला मौका नहीं है। इसके पहले भी 3 बार अस्पताल के कर्मचारियों ने मरीजों को गंभीर हालत अस्पताल से वापस भेजा है। बहरहाल इस महिला को गंभीर हालत में मेडिकल अस्पताल में दाखिल किया गया है, जहां उस पर उपचार जारी है। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि ये सरकारी अस्पताल गरीबों की सहूलियत के लिए बने हैं या फिर सरकारी कर्मचारियों की मनमानी करने के लिए। कैमरा पर्सन विलास पराते के साथ सनी भोंगाड़े, GTPL न्यूज 24 के लिए। खबरों में फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। रफ्तार जिंदगी की खबर हर किसी की, नजर हर खबर पर, दस्तक सभी दर पर। खबर हो सियासी या हो फिल्मी फंतासी, सवाल हो आवाम का या गुहार हो सभी की, नब्ज हम सभी की। GTPL न्यूज, खबर पल पल। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। रुक करते अगली खबर की ओर। क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय से दलालों को बाहर करने की कवायद जारी है। RTO की ओर से पुलिस को एक पत्र दिया गया, जिसमें दलालों के प्रवेश पर रोक लगाने में मदद मांगी गई। कुछ दिन दलालों को बाहर करने का सिलसिला चल रहा, लेकिन हालात फिर से जस के तस दिखाई दे रहे। परिवहन आयुक्त महेश झगड़े ने 19 जनवरी तक दलालों को RTO कार्यालय परिसर से बाहर करने के निर्देश दिए थे। इसके बाद दलालों ने संविधान चौक पर प्रदर्शन कर अपनी नाराजगी जताई। सोमवार को उन्होंने उपक्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए काम करने की इजाजत मांगी है, लेकिन दलालों को कोई भी प्रतिसाद नहीं मिलने से RTO परिसर का कार्यालय एक बार फिर दलालों के चंगुल में फंस गया है। कार्यालय के सामने खड़े कबाड़ ऑटो में बड़ी संख्या में बैठे हुए रोजाना देखा जा सकता है। दरअसल RTO कार्यालय में सुरक्षा के लिए कोई एजेंसी तैनात नहीं है। दलालों पर पाबंदी के बाद शहर के नागरिकों ने ट्रांसपोर्ट आयुक्त के फैसले का स्वागत किया और कुछ दिन तो कार्यालय परिसर बिल्कुल खाली नजर आ रहा था, लेकिन गुरुवार को हालात जैसे के तैसे देखने को मिले। पुलिस विभाग की ओर से 3 दिनों तक मुख्य गेट पर पुलिस लगाए गए थे, लेकिन उसके बाद फिर पुराने दिन लौट आए जैसा लगने लगा है। हालांकि इस बारे में RTO ने पुलिस को निवेदन दिया है, जिसके बाद अब यह देखना होगा कि शहर के RTO कार्यालय को क्या सच में बिना दलालों के देखना संभव हो पाएगा। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ शमानंद ताड़े की न्यूज GTPL न्यूज 24 के लिए। शहर के भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते ने बुधवार को एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए फिर एक रिश्वतखोर सरकारी कर्मचारी को धर दबोचा। आरोपी का नाका डोंगरी निवासी 35 वर्षीय सैयद शकील सैयद सलाम बताया जा रहा है। विभाग ने सैयद शकील को 20,000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। भंडारा एंटी करप्शन विभाग ने नाका डोंगरी परिसर में एक वन क्षेत्र सहायक अधिकारी को 20,000 रुपए की घूस लेते हुए पकड़ा। आरोपी वाना डोंगरी निवासी 35 वर्षीय सैयद शकील सैयद सलाम बताया जा रहा है। मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में लिप्त फिरियादी मैग्नीज कंपनी में कार्यरत है और खाली वक्त में घर में लकड़ियों का सामान बनाने का काम करते हैं। पिछले 20 जनवरी को इनके मकान में वन विभाग के कर्मचारी आए और उन्होंने बताया कि उनके घर में रखी गई लकड़ियों को जंगल से चोरी किया गया है।
ये अधिकारी इन लकड़ियों को फिरियादी समेत वन विभाग लेकर गए, जहां सैयद नामक अधिकारी ने फिरियादी को मामला दर्ज नहीं कराने के एवज में 20,000 की रकम मांगी, लेकिन रिश्वत देने की इच्छा नहीं होने से शिकायतकर्ता ने एसीबी विभाग के पास पहुंचकर इस मामले की शिकायत की। विभाग ने उसकी शिकायत के आधार पर सैयद शकील सैयद सलाम को पकड़ने की योजना बनाई और उसे 20,000 रुपए की घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। कैमरा पर्सन अतुल के साथ सनी बोंगाड़े, जीटीपीएल न्यूज़ 24 के लिए। 55वें महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शनी का आयोजन नागपुर के शासकीय चित्रकला महाविद्यालय में किया गया। यह प्रदर्शनी 27 जनवरी से 1 फरवरी तक चलने वाली है। इस प्रदर्शनी में महाराष्ट्र के 170 कॉलेज ने हिस्सा लिया है। नागपुर के दीक्षा भूमि स्थित शासकीय चित्रकला महाविद्यालय में 55वें महाराष्ट्र राज्य कला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी 27 जनवरी से 1 फरवरी तक चलने वाली है। इस कला प्रदर्शनी में महाराष्ट्र के 170 कॉलेज ने हिस्सा लिया है, जहां कॉलेज के 5,170 कलाकृति में से 980 कलाकृति को इस प्रदर्शनी में लगाया गया है। प्रदर्शनी में विभिन्न चित्रों को रखा गया है और ये चित्र आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। इस प्रदर्शनी को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। साथ ही विभिन्न कॉलेज के छात्र भी इस प्रदर्शनी का लाभ उठा रहे हैं। हर कोई अपने मोबाइल के कैमरे में इस चित्र को कैद कर रहा है। इस प्रदर्शनी से विद्यार्थियों को एक नई दिशा मिलती देखी जा रही है। कैमरा पर्सन आकाश वाघ के साथ पिंकी खानोरकर, जीटीपीएल न्यूज़ 24 के लिए। डीसीपी अविनाश कुमार के आदेश पर शहर की बदनाम बस्ती गंगा जमुना में चलने वाले देह व्यापार के धंधे को बंद किया गया है, जिसके चलते पिछले 15 दिनों से गंगा जमुना का देह व्यापार बंद हो चुका है। यहाँ के वारांगनों की माने तो पुलिस ने बिना सोच समझे ही यह फैसला लिया है, जिसके चलते इन पर भूखे रहने की नौबत आन पड़ी है। शहर की बदनाम बस्ती गंगा जमुना में पिछले कुछ दिनों से छाई खामोशी अब उग्र रूप धारण करती दिखाई दे रही है, क्योंकि हमेशा पत्रकारों के कैमरों से डरने और भागने वाली वारांगनाएं अब खुलकर सामने आ रही है और अपनी परेशानियों को बयां कर रही है। दरअसल जोन 3 के डीसीपी अविनाश कुमार के आदेश पर इस गंगा जमुना बस्ती में चल रहे देह व्यापार को पिछले 15 दिनों से बंद कराया गया है, जिसके चलते यहाँ का सारा व्यापार बंद पड़ चुका है। जिसके चलते यहाँ पर काम करने वाली महिलाओं ने पुलिस कार्रवाई के खिलाफ मोर्चा खोला है। हम लोगों का भी हमारा तीसरा दिन है यहाँ पे। हम लोग चाहते हैं कि ये जो अविनाश कुमार ने जो किया है, उनका कहना है कि यहाँ का पूरा धंधा बंद करो, ये सब जो भी हो रहा है इसको बंद करो, लेकिन हमारा कहना है कि आपने इसके लिए सोल्यूशन क्या निकाला है? पहले आपने इसके लिए पुनर्वासन के लिए कुछ सोल्यूशन निकाला है कि ये बंद कर दिए हैं? और फिर उनका खाना पीना कैसे हो रहा है, उनका उपजीविका कैसे हो रही है, उसके ऊपर कुछ तो पहले दो, पहले ऑप्शन दो, फिर बंद करो। हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन 120 सालों से यहाँ पे जो चल रहा है, राजाओं के इससे चल रहा है, जमाने से चल रहा है, और अभी तुम सडनली आके बोल रहे हो कि इसको बंद करो, ये बिल्कुल भी सही नहीं है ना। अपने उसको शुरुआत होने ही नहीं देनी चाहिए थी। अपनी शुरुआत हुआ यहाँ पे बस्तियों बैठे छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल जा रहे हैं, उनका स्कूल नहीं जाना हो रहा है, उसका स्कूल बंद किया गया है, और यहाँ के जो लोग हैं उनको तुम अरेस्ट कर रहे हो, उनको छोड़ने के लिए 25,000 50,000 ऐसे अमाउंट ले रहे हो, तो ये कौन सा तरीका है बंद करने का? आप उसको अरेस्ट करके छोड़ रहे हो और पैसे ले रहे हो, ये कौन सा इंसाफ होगा यहाँ के लोगों के साथ? और लड़कियों को, एक लेडीज को जेंट्स पुलिस वाला अरेस्ट करके लेके जा रहा है, वहाँ पे ले जाकर उनको टॉर्चर किया जा रहा है, ये बिल्कुल तरीका गलत है। और यहाँ पे बिल्कुल भी कानून के नाम पे यहाँ पे बिल्कुल इंसाफ नहीं हो रहा है, यहाँ के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है। जो मेन तुम्हारा उद्देश्य है वो भी तुम प्रॉपर नहीं कर रहे हो, वो भी करना है तो उसका सोल्यूशन निकाल के करो। ये बिल्कुल कोई तरीका नहीं है और इसका जवाब हमको चाहिए। इस मामले में समाज सेविका संगीता रामटेके का मानना है कि पुलिस की ओर से उठाया गया ये कदम सरासर गलत है, क्योंकि पुलिस ने पहले इन वारांगनाओं के पुनर्वसन का विचार नहीं किया और इस देह व्यापार के धंधे को बंद करा दिया। मेरा नाम हम लोगों को यहाँ पे पुलिस से बहुत तकलीफ है, और मेन अभी जो अविनाश कुमार आए हैं उनसे हमको बहुत तकलीफ है। वो हमको जीने नहीं दे रहे हैं यहाँ पे। हमको बोला जा रहा है कि तुम लोग यहाँ से हट जाओ, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारे छोटे छोटे बाल बच्चे यहाँ पे पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई में भी प्रॉब्लम हो रही है, अभी एग्जाम का टाइम है उनका, हम कहाँ जाएंगे? हमारी यहीं पे खानदानी पेशा है, हम यहाँ से जाएंगे कहाँ?
हम लोग अभी यहाँ पे 13-14 साल से हैं। ऐसी बहुत सी औरतें जो 30-30, 40-40 साल हो गए, उनकी जवानी से लेके बुढ़ापा आ गया है, उनके बाल बच्चे यहाँ पे पढ़ते जवान हो गए, शादीशुदा हो गए हैं। हम लोग खुद इस लाइन में, पर हमारे बच्चों को नहीं लाना चाहते हैं हम। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना यह है कि वो चाहते हैं कि ये एरिया छोड़ के तुम लोग चले जाओ। तो वो बोल रहे हैं, डीसीपी साहब बोल रहे हैं कि तुम लोग को हम काम दे रहे, तो कितने दिन हमको काम देंगे? गौरतलब रहे कि इस मामले में गंगा जमुना परिसर में बढ़ रही आपराधिक वारदातें कम कराने और परिसर में चल रहे अनैतिक व्यापार पर प्रतिबंध लगाने के लिए डीसीपी अविनाश कुमार की ओर से की गई कोशिश वाकई में काबिले तारीफ है, लेकिन इन महिलाओं के पुनर्वसन का मुद्दा भी प्राथमिक स्वरूप का है, जिस पर विचार करना भी लाजमी है। ऐसे में इन देह व्यापार में लिप्त महिलाओं की मांग है कि या तो पुलिस इनके रोजी रोटी का दूसरा कोई जुगाड़ करा दे या फिर इनको वापस से गंगा जमुना में पूर्ववत व्यापार चलाने की इजाजत दे, जिससे इन पर भूखों मरने की नौबत न आन पड़े। कैमरा पर्सन अतुल गवई के साथ सनी बोंगाड़े, GTPL न्यूज 24 के लिए। बर्डी के हॉकर्स की ओर से गुरुवार को बर्डी चौक पर गांधी स्मारक के पास एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया, जिसमें सैकड़ों की तादाद में हॉकर्स मौजूद रहे। विधायक प्रकाश गजबे के नेतृत्व में यह प्रदर्शन किया गया। दरअसल मनपा की ओर से रोजाना बर्डी के मुख्य सड़क पर दुकान सजाकर बैठ रहे इनकी दुकानों को उठाया जाता है, जिसके कारण इन्होंने विधायक गजबे से इस बारे में मांग की, जिसके बाद बुधवार को आमदार निवास में हॉकर्स ने बैठक का आयोजन किया। धरना प्रदर्शन में इन हॉकर्स ने मांग की है कि मनपा इन्हें स्थायी रूप से धंधा करने की जगह दे। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिकल सेल पीड़ित बच्चों को परीक्षा में दिए जाएंगे 20 मिनट अतिरिक्त। सिकल सेल ग्रस्त बच्चों के हित में सरकार की काबिले गौर पहल। पांचपावली के महिला बाल रुग्णालय में बरती जा रही लापरवाही का सामने आया नमूना। गर्भवती महिला को नहीं लिया गया अस्पताल में भर्ती। गंगा जमुना बस्ती में बंद हुआ देह व्यापार। वारांगनाओं ने लगाई पुनर्वसन की मांग। कहा व्यापार के बंद होने से आन पड़ी है भुखमरी की नौबत। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए GTPL न्यूज 24 के साथ। नमस्कार।